So hi everyone, welcome to class 12th and हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? हम लोगों ने ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले. ठीक है, वो क्या थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे. उसमें क्या होता था? n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करते थे. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता था, इसलिए हम वो उसको इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट? अब जब भी कोई रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होते हैं? आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2. दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं. लेकिन डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी क्या है? 10, राइट? 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर, तो हर ऑर्बिटल में 2 होते हैं, तो मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट मतलब इसमें एकोमोडेट होते हैं. तो जब ये दोनों सबशेल्स एस एंड डी पार्टिसिपेट करते हैं तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड विच फॉर्म. तभी मैंने ट्रांजिशन मेटल्स बोल रहा था तो मैंने कहा था दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. और इन्हीं कॉम्प्लेक्स का जो मॉडर्न नेम है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. समझ में आया? इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस का मॉडर्न नेम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली जो हमें देखने को मिलते हैं वो मिलता है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ठीक है, और विटामिन B12 और काफी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मैग्नीशियम का. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोबाल्ट. ये बात समझ में आई? तो हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, हमारे अंकल होते थे बर्नर अंकल, एल्फ्रेड बर्नर नाम. तो उन्होंने इस टाइप के कंपाउंड्स को स्टडी किया एंड ही पोस्टुलेटेड और ही फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी. ही फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी थ्योरी ऑफ दैट किसी भी मेटल का दो टाइप्स की वैलेंसी होती है. एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी. सिंपल से कहानी है यार, हमारे सामने सबसे नजर आ गए तो प्राइमरी वैलेंसी कहां से आएगी और सेकेंडरी वैलेंसी कहां से आएगी? सिंपल, कॉन्सेप्चुअली क्लियर, लिंक्ड है. ठीक है, अच्छा. अब प्राइमरी वैलेंसीज के हिसाब से देखो जरा, पहले देखते हैं. अगर मैं CrCl2 लिखूं, CoCl2 लिखूं और Cl3 सॉरी एंड PdCl2 लिखूं, इन सब की प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑब्वियसली क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 3 और क्लोरीन, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? +3 या 3 लिखें, चार्ज +3 होगा, वैलेंसी 3 होगी. इस केस में क्या होगा? 2 क्लोरीन है, -1 चार्ज होता है तो इसकी वैलेंसी क्या लिख देंगे यहाँ से? 2. यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है तो पीडी की वैलेंसी क्या लिख देंगे? 2. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. लेकिन अगर मैं कोबाल्ट Cl2 और कहूं ये 6NH3 है
तो क्या हुआ भैया, चार्ज तो कंप्लीट कर दिया, -2 +2 0। तो ये कहां से आया, अमोनिया है। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड डबल सॉल्ट। ये ऐसे भी हो सकता है, CaCl2 5NH3, ऐसे ही डॉट में 4NH3 भी हो सकता है, ऐसे ही डॉट में 3NH3 भी हो सकता है, CaOCl2 COCl। इवन थोड़ा दूर लिखा है पासवर्ड से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3 है। अब मजे की बात क्या है, जैसे ही अमोनियम आयन कोबाल्ट क्लोराइड में ऐड होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है प्रॉपर्टी, इट हैज अ डिफरेंट कलर। ये येलो होता है, ये पर्पल होता है, ये ग्रीन होता है, और ये वॉयलेट कलर का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसका प्रोबेबल लॉजिक हम ये मान के चल सकते हैं कि भैया प्राइमरी बैलेंस ही भर गई, लेकिन 400 न्यूट्रलाइज हो गए। अब हमने जब इसके अंदर एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या एक्स्ट्रा आयन डाला तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर की वजह से उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज होगी तो वो डिफरेंट कलर डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगा। और जब वो रेडिएटेड लाइट जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगी तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये कलरिंग आते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक Yes, समझ में sir. आ गया होगा। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इनको लिखा कैसे था, ये जो लिखा हुआ है आपके पास कोबाल्ट 3, ठीक है, ये होता क्या है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, CO NH3 होल 6 और बाहर में डॉट 3Cl माइनस, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये +3 चार्ज है तो हमें एक -3 चार्ज, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे CONH3 होल 5 लिखते हैं, एक Cl अंदर ले लेते हैं, तो अब चार्ज क्या हो गया +2, बाहर क्या लगेंगे 2Cl माइनस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर CONH3 होल 4 अंदर ले लिए 2Cl, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं Cl2, ठीक। अब चार्ज हो गया +1। ध्यान से देखो, मैं कोबाल्ट की वैलेंसी चेंज नहीं कर रहा हूं, कोबाल्ट की पहले वैलेंसी है +3, यहां पर भी क्योंकि -1 अंदर आ गया है वो वहां जाके +1 चला जाएगा तो ये +3 बनेगी। यहाँ पे ये +1 और यहाँ -2 अंदर ऑलरेडी है ब्रैकेट में, बाहर लेके जाऊंगा तो क्या होने वाला है, अगेन +2, तो 1 + 2 +3 होने वाला है। तो आप देख रहे हैं देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग द कॉम्प्लेक्सेस, राइट। Yes, sir. तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या है, वर्नियर ने जो पोस्टुलेट की है उसको मैं ऑब्जर्वेशन के नाम से बता रहा हूं। हमारी ऑब्जर्वेशन है कि सच कंपाउंड्स टर्म्ड एज आइसोमर्स, ये सब क्या है, इसके अंदर कोबाल्ट का एक एटम है, क्लोरीन के 3 एटम है और 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के, राइट, और वही घूम रहे हैं घूम फिर के, राइट। तो पहला, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
there is two types of valency. पहली प्राइमरी एंड दूसरी सेकेंडरी। ये बात हमें क्लियरली समझ में आ गई है। दूसरा, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल क्या मतलब हुआ? इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है, मतलब जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज आउट करेगा। यहाँ पे क्या होगा? मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज आउट करेगा, तो और इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज। इट विल गेन पॉजिटिव, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, so they have a tendency to lose electrons to get themselves to stabilize and achieve the nearest inert gas configuration, right? तो जो प्राइमरी वैलेंसी है, अगेन what I have told you, ns, right? तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा मेटल, एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा, डिफरेंट चार्ज अचीव करेगा, तो वो प्राइमरी वैलेंसी है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट आयोनाइजेशन। आई बात समझ में? एंड satisfied by anion। अगर वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा तो एनाइन चाहिए यूटिलाइज करने के लिए। यस। थर्ड केस, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। इसका क्या मतलब हो? एंड satisfied, बताता हूं, by anions or neutral atoms or molecule। या आप सीधा ही मॉलिक्यूल लिख लो, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। यहां क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी में अब जो मेटल है, जो ट्रांजिशन मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए। अब उसके बाद लूज करने के लिए कुछ बचा नहीं, एज पर मतलब जो हमारा एक थ्योरी चल रही है, राइट? लेकिन उसका जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल है वो तो अभी भी पार्शियली फिल्ड है, उसको रिक्वायरमेंट तो है ना इलेक्ट्रॉन्स की, और अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत हाई होगी। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बोरो करता है मॉलिक्यूल से या आयन से। ऐसे आयन जिनके पास लोन पेयर्स है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर्स है, वो उनको डोनेट कर देते हैं। मतलब एक तरीके से इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करे, लेकिन बाहर वाले मॉलिक्यूल और बाहर वाले एनायन उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यानी लोन पेयर पूरा पूरा दे रहे टू सेटिस्फाई द वैलेंसी इन डी ऑर्बिटल, राइट? तो सच काइंड ऑफ अ वैलेंसी इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। अब क्योंकि डोनेशन हो रहा है तो क्या आयनाइजेशन होगा? आंसर इज नो। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अब एक और पॉइंट इसी के साथ, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू, जो वर्ड अभी समझ नहीं आ रहे हैं वो थोड़ी देर में समझ में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं टर्म्स के ऊपर ही बात करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ो। कोऑर्डिनेशन नंबर, जरा यहां देखो कितने हैं मॉलिक्यूल? 6। यहां देखो कितने मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल एनायन दोनों मिला के 6। यहां देखो 6। तो दिस इज फिक्स्ड।
कितने एनायन या कितने दूसरे मॉलिक्यूल्स को वो एकोमोडेट कर सकता है, मेटल झेल सकता है अपना स्पेशल अरेंजमेंट को मेंटेन करने के, स्पेशल मतलब स्पेस में जो उससे ज्योमेट्री बनती है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, डायपोल मोमेंट आ जाता है, राइट, वो फिक्स होता है मेटल टू मेटल। अब यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, क्योंकि इस कोबाल्ट के साथ कितने न्यूट्रल मेटल जुड़े हुए हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है 6, यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल 5 है और एक एनायन है, तो 5 जमा 1 6, यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 एनायन है, 4 जमा 2 6, तो वही बोला सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा कि जैसे कि कोबाल्ट, मैंने लिखा NH3 O6 बाहर मल्टीप्लाई में 2 आएगा, 3 आएगा, CCl नेगेटिव। तो ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है, इसको अकोमोडेट करने के लिए उसको अपने स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, स्पेशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो स्पेशियल अरेंजमेंट हर एटम का डिफरेंट होता है, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, और इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो ये मल्टीपल ज्योमेट्री बनाता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और an ion has been attached through coordinate bonds, ठीक है। सॉरी, तो यानी कि अगर मैं CONH3 प्लस 3 लूं, COCl NH3 प्लस 2 लूं, CO Cl2 NH3 प्लस 1 लूं, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या आ जाएंगे। अब क्योंकि इसमें 6 मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं निकल कार्बोनिल कंपाउंड ले लूं या फिर पैलेडियम या प्लैटिनम क्लोराइड, प्लस 2 ले लो, क्योंकि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये मुझे कौन सा स्ट्रक्चर देने वाला है, जनरली इट विल बी टेट्रा। तो ये है ज्योमेट्रिकल शेप्स कुछ अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बातें और बताता हूँ जरा। ये जो ब्रैकेट में लिखा है, कहां से शुरू करें, ये जो आपने ब्रैकेट में लिखा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स है एंटिटी, कई जगह पे कई बुक्स में इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोला गया। आई बात समझ में। और ये जो बाहर है, बाहर वाला जो फैक्टर है, ये जो चारों साइड है, इसको बोलते हैं काउंटर एनायन, जो मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करेगा। एंड इन टोटो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बात समझ में आती है। Yes, जो sir. स्क्वायर ब्रैकेट पे होगा वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा,
और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा वो क्वांटिटी, वो काउंटर एनायन होगा। ये बात समझ में आई? सर काउंटर कैटायन भी हो सकता है? कैटायन नहीं हो सकता। नहीं वो भी हो सकता है यार, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल डाला है, अगर मैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किसी एनायन से ज्यादा बना दूंगा तो कवर करने के लिए मेरे को पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए, कैटायन भी हो सकता है। तो काउंटर आयन कर दिया, सॉरी सॉरी, इसे काउंटर आयन कर। ठीक है, गुड, अच्छा हुआ, गलती होते होते बच गई। राइट, चलो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको दो तरीके के कंपाउंड्स लिख के दिखा रहा हूं। ये है, इसका नाम है कार्नालाइट, इसका नाम है पोटाश, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। ठीक है, ये क्या है? दिस काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है? KCl आपका एक मॉलिक्यूल है, MgCl2 भी एक मॉलिक्यूल है, और H2O भी एक मॉलिक्यूल है, कंबाइन होके एक कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट बन गए, मिलजुल सरकार बन गई। ऐसे ही ये भी एक मॉलिक्यूल है, कंबाइन होके मिलजुल सरकार बन गई। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके मिलजुल सरकार बन गई। इनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। अब तुम कहोगे सर इसमें तीन है यार, ये तो वाटर, तो वाटर डिस्टिलेशन बोलते हैं ना, सॉल्ट तो ये दो ही है, यहाँ पे भी ये दो ही है, राइट? तो डबल सॉल्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि डबल सॉल्ट बन गया, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है, लग रहा है यार कुछ कॉम्प्लेक्स सा बन गया, लेकिन जैसे ही इनके इसको हम पानी में डालते हैं, यानी एक्वस फॉर्म में, इन एक्वस स्टेट दे dissociate lose their combined or common property। मतलब क्या है कि जब ये पूरा कॉम्बिनेशन इकट्ठा है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको पानी में डाल दिया, इसमें वाटर ऐड कर दिया, इसको एक्वा स्टेट दे दी, तो ये क्या होगा? KCl, MgCl2 और H2O तीनों अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये कॉम्बिनेशन ले रहा तो ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट? एंड इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल था, ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल था, ये इसने अपनी प्रॉपर्टी लूज आउट कर दी, यही यहां लिखा। बट दिस इज नॉट अ केस विद K4FeCl6। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इट डू नॉट डिसोशिएट इन एक्वस स्टेट, ये अलग नहीं होता, ठीक है, ये अलग नहीं होता, पर ये है भी, ये भी डबल सॉल्ट ही है, ये भी डबल सॉल्ट ही है, लेकिन ये वाले डबल सॉल्ट
लूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, और ये लूज नहीं करते, इसलिए हम इसको स्पेशली नाम से पुकारते हैं, वो है कॉम्प्लेक्सेस। आई बात समझ में? सर पोटेशियम तो Yes, अलग हो sir. जाएगा। है बेटा? सर पोटेशियम तो अलग हो जाएगा ना? कौन सा? नहीं, हाँ वो पोटेशियम अलग हो जाएगा, और ये कॉम्बिनेशन अभी तो तीनों ही अलग हो गए ना, FeCl6, तो ये अब आयन बन गया ना, ये पूरा एक आयन बन गया, ये अब एक एंटिटी हो गई। इसी को तो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला अभी थोड़ी देर पहले। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये तो काउंटर पार्ट है इसके चार्ज को यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा एक्वस स्टेट के अंदर। क्लियर? यस सर। Take a screenshot and we are heading towards the note definition of key definition of the chapter. So the first key definition, as I said, addition compound. Addition compounds are made of two or more stable compounds by crystallization, formed by two or more stable CPDs लिख रहा हूं, CPDs का मतलब compounds है, by crystallization. जैसे क्रिस्टल पानी में जाएंगे वैसे ही क्या होगा, they associate in a, अब बड़े हो गए तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड भी यूज, फिक्स्ड सोशियो मैट्रिक रेशियो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, अगेन वो कुछ भी क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट। भैया उस मॉलिक्यूल को रुकना भी तो है ना, जब एक लैटिस के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल फिट ही नहीं होगा तो वो इस तरह कैसे होगा उसके अंदर, राइट? एग्जाम्पल अभी जो हमने किया था यहाँ पे लिख सकते हो KCl प्लस MgCl2 प्लस H2O, यानी 6H2O था यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ क्या बन जाएगा, KCl MgCl2 एंड 6H2O। तो ये क्या है आपका डबल सॉल्ट कह सकते हो, या एडिशन कंपाउंड तो बात एक ही है। बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. जस्ट अ मिनट जरा। तो इन शॉर्ट ये जो एडिशन कंपाउंड है या डबल सॉल्ट है, ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, दोज हु लूज देयर आइडेंटिटी in aqueous state and those who do not lose their identity in aqueous state called complexes. ठीक है? एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, FeCN2 जब HCl से रिएक्ट करेगा, KCl से रिएक्ट करेगा, 4KCl से रिएक्ट करेगा, तो ये बना देगा K4FeCl6, राइट? अब K4FeCl6 ये मिटा दो। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट एंड रेज योर हैंड आफ्टर डूइंग दैट।
नेक्स्ट डेफिनेशन में जा रहा हूं. Taken everybody? Okay. So अब कर रहे हैं हम लोग सेकंड डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी. इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी it constitutes a central metal ion, ठीक है, bonded to fixed number of ions or neutral molecules with coordinate bond. कोऑर्डिनेट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के थ्रू आएंगे, और ऐसे को एंड वी एनक्लोज दिस enclosed in square braces. Braces बोले तो ब्रैकेट्स. सो सॉरी, ये कुछ ऐसा होगा KF4. तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई. क्या हो गई? कोऑर्डिनेशन एंटिटी. इसी के अंदर अब जरूरी नहीं कि ये जो एटम है, ये जो मेटल है, ये आयोनाइज हो या न्यूट्रल में. तो सेंट्रल मेटल आयन लिखा है तो वहां पे एटम भी लिख सकते हैं आप. अगर आप चाहें तो यहाँ पे एटम ऑब्लिक आयन कर सकते हैं. ठीक है. अब आता है सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन. क्या लिखोगे? इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, in coordination entity, the fixed number of ion or molecules which are attached to an atom or ion. Such atom or ion is termed as central atom or ion. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? ये मेरा सेंट्रल एटम Fe. ठीक है. एंड क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड वो है तो ये Fe+2. एंड क्योंकि ये लोन पेयर ले रहा है तो कैन बी से दैट इट एक्ट एज अ लुईस एसिड. एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लुईस एसिड. हाँ ये ना है ना. अब फोर्थ डेफिनेशन आती है लिगेंड. The ions or molecules attached to central atom oblique ions are termed as लिगेंड कौन है? लिगेंड कैसे लिखते? K4FeCN6 और यहां पे ऐसे करके इसका इलेक्ट्रॉन ली. क्लियर हुआ? सर हाँ जी. सर यहाँ पे
सेंट्रल मेटल मेटल एटम आना चाहिए ना। सेंट्रल, अच्छा मेटल लिखना है, लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल मेटल और आयन, क्लियर हुआ? टेक अ स्क्रीनशॉट। Yes, sir. जो भी डेफिनेशन आप लिखवा रहा हूँ ये सब चीजें हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ टू गिव यू अ टेक्निकल फील ये लिखना क्या है, समझ में तो आ गया। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या लिखेंगे इसके अंदर? सिंपल है ना यार, जितने लीगेंड्स ऐड होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट bonds formed with central metal atom oblique ion by ligands is termed as coordination number। यहां पे coordination number क्या है? K4Fe परफेक्टली करेक्ट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये साइनाइड नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देता हूँ 6, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं AgCl2 with a AgCl twice -10, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2। अब इसी से रिलेटेड अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। हाउ विल यू डिफाइन? It is the special arrangement. Perfect. It is a spatial arrangement of ligands around central metal atom oblique ion in complexes। complexes बोले तो जो coordination sphere, क्लियर हुआ? तो अब इसके कुछ एग्जाम मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ। एक, अगर सेंट्रल मेटल M है and it is related to 6, ये प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, ध्यान रखना है, ये स्पेशल अरेंजमेंट है। ये तो है 5, ये बोर्ड से बाहर आ रहा है, ये भी बोर्ड से बाहर आ रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये बोर्ड पे, ठीक है? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक। अब अगर मैं सेकंड वाला बनाना चाहूं तो ये लिगेंड है, ये बोर्ड से अंदर जा रहा है, ये बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो ये बोर्ड पे, ये कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है? टेट्राहेड्रल, क्लियर हुआ? पर जरूरी नहीं कि लिगेंड चाहे तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही बनेगा, क्योंकि मेटल अपने आप को स्टेबलाइज ऑन द प्लेन भी कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये क्या होता है और क्यों होता है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे द लास्ट कोर्स ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट कंटेंट, तो मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों हो रही है ये स्ट्रक्चर, क्यों बन रहा है ये स्ट्रक्चर। 1 2 उसकी भी एक थ्योरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब अगर इससे 5 हुए तो 5 के केस में क्या होगा?
ये बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड के बाहर, ये बोर्ड पे। 5 बन गए। तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है और एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, यहीं पर आप यार एक ही बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करेगा। फिफ्थ, अगर अब भी अगर 5 हुए तो ये बोर्ड के अंदर, ये भी बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड के बाहर, ये बोर्ड के बाहर, और ये टॉप पे खड़ा कर दिया हमने बोर्ड पे। क्या हो गया? बेस एंगल लिखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेन। नहीं, इट इज अ स्क्वायर पैरामीटर। अच्छा हाँ सर। स्क्वायर बन रहा है बेस, उसके ऊपर एक पैरामीटर ज्वाइन करेंगे आप हर जगह। यार लिखा हुआ कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए लिखा नहीं रहा। क्लियर हुआ? तो ये कुछ ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे एज वी प्रोसीड ड्यूरिंग द चैप्टर। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे फिर। तो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, वो 2 टाइप के होते हैं। सर आप 4 लिखवाए थे। अरे मैं एग्जांपल बता रहा हूं। आप यहां देखो, यहां पे लिगेंड कितने टाइप के हैं? मेटल से जो ज्वाइन है अंदर, एक टाइप का है। यहां पे क्या है? मल्टीपल टाइप, 2 टाइप्स है, मोर देन 1। ठीक है, तो व्हेन अटैच्ड ligand is of one type only, we call, yeah, such complexes are termed as homoleptic complexes. ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा? when different types of ligands attached such complexes are termed as, क्या होना चाहिए? बाइलेप्टिक। सर 2 है ना? हेटेरो, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा ठीक यार है 2 सर। नहीं होंगे, 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे अंदर। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ? इसको कॉपी डाउन कर लो। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं कहूंगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब जो लिगेंड्स है, जो सेंट्रल एटम के साथ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल और आयन को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो कभी मैंने बोर्ड पे लिखा है लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन है बेसिस, पहला क्लासिफिकेशन है बेसिस चार्ज। किसका चार्ज? लिगेंड का चार्ज, राइट। तो उसके हिसाब से एनायनिक एंड कैटायनिक लिगेंड बोल सकते हैं, आयनिक, और साथ में न्यूट्रल भी तो हो सकता है, एनायनिक, कैटायनिक एंड
न्यूट्रल। सर मैं बोलने वाला था। हाँ, एराइनिक में क्या होगा? F नेगेटिव हो सकता है, Cl नेगेटिव हो सकता है और Cn नेगेटिव हो सकता है, SO4 -2 हो सकता है। ये सब क्या है? एनायनिक। न्यूट्रल में क्या हो सकता है? न्यूट्रल के अंदर हमारा NH3। NH3, कार्बोनिल, वाटर एक्सेट्रा हो सकते हैं। ठीक है। एटायनिक में क्या हो सकता है? एटायनिक में हो सकता है NO पॉजिटिव चार्ज, NH4 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। सेकंड केस, बेसिस, टेक्निकल वर्ड है डेंटिसिटी। टेक्निकल वर्ड है डेंटिसिटी, मैं कहूंगा डोनेशन। डोनेटिंग साइट्स, डोनेटिंग डोनेटिंग साइट्स। इसका क्या मतलब है? भाई लीगेंड है, ठीक है, अगर वो एक ही जगह से एक ही तरीके से उसके पास एटम ऐसा है, एक मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम ऐसा है जो उसके पास लोन पेयर है, तो वो उसी साइड से डोनेट करेगा, राइट? वो वहीं से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो हम ऐसे को बोलेंगे मोनोडेंटिक। क्या बोलेंगे? मोनोडेंटिक। एग्जांपल कौन है इसमें? Cl नेगेटिव, NH3, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ही है, इसमें क्लोरीन ही है, और H2O में कौन होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। तो ये क्या है? मोनोडेंटिक, और इनको हम यूनिडेंटेट भी बोलते हैं। बात समझ में आई? इसमें क्या है? वन डोनर एटम। इन विचारों में क्या होता है? एक ही होता है। अब चलते हैं बाइडेंटिक। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा इसमें क्या होने वाला है। यहाँ पे टू डोनर एटम्स होंगे, ठीक है, जो साइमल्टेनियसली दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो डबल लिंकेज पे आता हो। एग्जांपल CH2 NH2 CH2 NH2, इसको हम En से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इथाइलिन 1,2 डाइअमीन। इथाइलिन 1,2 डाइअमीन। ये पहला एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सर दूसरा है, हाँ जी बोलो। सर इसमें डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो इथाइलिन कैसे आ गया? ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, NH3 में डाला, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे NH2 बन गया, ये कॉमन यूज हुआ है। समझ में आया? क्योंकि इसके पास दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन का एक एक लोन पेयर तो है ही कम से कम, तो दो साइड से डोनेट कर सकता है ये, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजनेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऑक्स बोलते हैं। जब हम नेमिंग करेंगे तो बताऊंगा क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ये है C2C, यहाँ पे ऑक्सीजन पे डबल सिंगल बॉन्ड, यहाँ वाले ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन आने वाला है इसलिए मैं, अब ठीक है, बैलेंस हो गया। अब बोलोगे सर कार्बन पे 5 बॉन्ड कहां से दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखा रहे हो?
ये स्पेशल अरेंजमेंट है। बेसिकली ये डबल बॉन्ड इस तरफ आना चाहिए, मतलब क्रॉस में, लेकिन होता क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर, सीस एंड ट्रांस पढ़ा था हम लोगों ने 11th में, कि जब एक ही टाइप के एटम्स एक साइड में आते हैं तो हम उसे सिस बोलते हैं, और अपोजिट साइड में आते हैं एक दूसरे के तो ट्रांस बोलते हैं। ये स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से दिखा रहा हूं मैं। बेसिकली यू नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर राइट नाउ। कौन कौन सी साइड्स है, वहां पे दो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, फ्रॉम देयर इट विल लूज लोन पेयर। अब एक और है CH2 NH2, यहां से वो करेगा, ये फर्दर C से जुड़ेगा और ये फर्दर डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा। इसे बोलते हैं ग्लाइसिनेट। इसको हम लिखेंगे ग्लाई, जब नेमिंग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ग्लाई। तो ये है एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेट। समझ में आया? टेक अ स्क्रीनशॉट, इंफॉर्मेशन को पचा लो आप लोग। द थर्ड कैटेगरी ऑफ डेंटिसिटी इज पॉलीडेंटेट। जब दो से ज्यादा साइट्स हो जाए डेंटेट, तो हम उसको पॉली में कैटेगरी में डाल देते हैं, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में क्या होता है, सिंगल डोनर have several donor atoms। इसका बेसिक एग्जांपल आपने वर्ड बहुत किया होगा, EDTA, ठीक है, -4 आयन होता है ये, और ये हेक्साडेंटेट होता है। क्या होता है, हेक्साडेंटेट। अब बोलोगे सर EDTA का मतलब क्या है, पहले EDTA समझाता हूं। इट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो शॉर्ट फॉर्म में हमने इसका बना दिया EDTA। अब ये कैसा होता है, CH2 एसीटेट आयन कुछ ऐसा होगा, CH2 कितनी साइड नजर आ रही है, हाँ जी, यहाँ पे आपको दो नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं जहां से नाइट्रेशन हो सकते हैं, और 1 2 3 4 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं जहां से डोनेशन कैंप चलाया जा सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट ligand which combine through two different atoms, ठीक है, one at a time to form कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसकी हिंदी परिभाषा है आपका NO2 आयन। NO2 का स्ट्रक्चर याद है, इट इज समथिंग N, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इसमें लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है। जब ये ऑक्सीजन के थ्रू होता या नाइट्रोजन के थ्रू होगा तो हम NO2 लिखेंगे,
जब ऑक्सीजन होगा तो ONO लिखेंगे, बात तो एक ही है ना यार, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, ये ले लें क्या, ये कैसे हो सकता है, ये SCN यहां से भी हो सकता है, ये NC माइनस पर लोन पेयर यहां से भी हो सकता है। ध्यान रहे जब आप कोऑर्डिनेट बोर्ड शो करोगे तो सिंपली एरो करोगे, क्योंकि पहले हम ऐसे दिखाते थे बॉन्ड, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ फ्रॉम बोथ द साइड होता है और यहाँ पे शेयरिंग फ्रॉम वन साइड होगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, थायोसाइनेटो, तो ये क्या है, आइसोथायोसाइनेटो, ये क्या है, थायोसाइनेटो जो आप यूज करोगे नेमिंग में, और ये आइसोथायोसाइनेटो। सर NO2 नाइट्रेटो होगा, है NO2 नाइट्रेटो होगा। हाँ, अभी सब कुछ बताऊंगा मैं कैसे क्या लिखते, चिंता नहीं करो। अब इसी का यहीं पे कर देता हूँ यार, क्यों जगह खराब करनी, टाइम वेस्ट करना। फ्लैक्सीडेंटेट, फ्लैक्सी वाले में क्या होगा, EDTA ले लें, इसके बाद 6 साइड से कहीं से भी डोनेशन कर सकता है वो, ठीक है। लिगेंड हैविंग वेरिएबल डेंसिटी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल आयन इट कैन लिंक थ्रू एनीवन। तो इसके अंदर EDTA कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देता है और कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देता है, एंड इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन सेंट्रल मेटल आयन। मतलब या तो चारों ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है या तो 2 नाइट्रोजन से अटैच होता है, इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, टेक अ स्क्रीनशॉट, और फिर से मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटा क्या टाइम हुआ है अभी, टाइम बताओ बराबर से, नहीं देखो 10:05 हो रहा है ना। We will meet up at 11 or 12, whatever you say। 12 ठीक रहेगा सर